आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ रिवीजन में। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको हम रिवीजन करवाने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय से आपको पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के सवाल, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से वीडियो लेक्चर देखना है और सारा सवाल आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पढ़िए, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है, पढ़िए इसको। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चलिए सबसे पहले एक आयत बना देते हैं। आयताकार बाग है तो आयताकार बाग बना लेते हैं। कैसा होता है आयताकार बाग, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ये बन गया आयताकार बाग। और क्या बोला गया है, इसकी लंबाई जो है ना, लंबाई ये वाली लंबाई, ये जो है लंबाई इसकी चौड़ाई से, इससे चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले माना है, माना बाग की चौड़ाई x है, ठीक है। आपको बाग की चौड़ाई मान लेना है x है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, बाग की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी x + 4, क्योंकि सवाल में ऐसा बोला है ना कि लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम चौड़ाई x माने तो लंबाई क्या हो जाएगा, x + 4, क्योंकि 4 ज्यादा है लंबाई, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद देखिए क्या दिया है यहाँ पर, अर्ध परिमाप यहाँ पर दिया गया है 36 मीटर। इसका अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, इसका 36 मीटर दिया है। परिमाप होता है आपका इस चारों भुजा का जोड़, परिमाप होता है चारों भुजा का जोड़। जब आप इस आयताकार बाग का चारों भुजा जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका परिमाप। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब इसके दो भुजा का जोड़, एक लंबाई का और एक चौड़ाई के जोड़ का मान दिया है आपका 36 मीटर, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं आगे, देखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। अर्ध परिमाप दिया है ना, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, ये होता है आपका परिमाप। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप। तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, तो लंबाई + चौड़ाई बराबर 36 मीटर। तो लंबाई मैंने क्या माना यहाँ पर, x + 4। तो लंबाई हो जाएगा आपका x + 4 प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, x बराबर 36। ये x + x 2x हो जाएगा + 4 बराबर 36। 2x बराबर 36, 4 उधर जाके घटेगा -4। 2x बराबर 36 में 4 घटेगा, हो जाएगा 32। x बराबर 32/2, 2 से घटेगा 32 16 बार में। तो x का मान क्या निकल गया, 16 मीटर। और x किसको माने थे, चौड़ाई को माने थे x, तो चौड़ाई का मान क्या निकल गया, 16 मीटर। चौड़ाई क्या निकल गया, 16 मीटर, 16 मीटर। और लंबाई यहाँ पर क्या है, x + 4। तो x + 4 बराबर 16 + 4 बराबर 20 मीटर। लंबाई कितना निकल गया, 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, ठीक है। और ये इसमें पूछा गया था। विमाएं ज्ञात करने बोला था ना, विमाएं मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करने बोला था। आ गया समझ में। चलिए तो फिर आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको, अगले क्वेश्चन को। दो संख्याओं का अंतर 26 बोला गया है। दो संख्या है जिसका अंतर कितना है, अंतर मतलब दो संख्याओं को घटाया गया है और उसका मान कितना है, 26 है।
एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या बोला गया है? दो संख्या है जिसमें से उस दोनों का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, पढ़ लिए। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के सवाल को सबसे पहले ध्यान से पढ़ के समझना है। ठीक है, तभी आप इसका समीकरण बना पाएंगे। अगर आपका समीकरण गलत बन गया तो सवाल गलत बन जाएगा फिर। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सवाल को पढ़ के एक बार दो बार पढ़ के समझ लेना है कि क्या क्या दिया है। तो देखिए हल इसका क्या हो जाएगा। दो संख्या बोला गया यहाँ पर, तो मान लेंगे, माना पहली संख्या x, पहली संख्या मान लेंगे x। ठीक है, दूसरी संख्या मान लेंगे y। पहली संख्या मान ली x, दूसरी संख्या मान ली y। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है। अब प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। ये तो मानने की बात थी जो मान लिए। दोनों संख्या पूछा गया था ना, तो दोनों संख्या को मान लिए। एक संख्या मान लिए x, एक संख्या मान लिए y। अब जो प्रश्न में बोला गया है उसके हिसाब से चलेंगे। पहला क्या यहाँ पर बोला गया है? अंतर 26 है। क्या बोला गया? अंतर 26 है। किसका अंतर 26 है? पहली संख्या और दूसरी, ये दोनों संख्या का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाओ 26 है। कर देंगे x माइनस वाई बराबर 26 लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोला गया, आगे पढ़िए। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अच्छा, एक संख्या जो नहीं, ये संख्या x जो क्या है दूसरी की, पहली संख्या माने x मतलब एक संख्या दूसरी की, तो पहली क्या है x है, दूसरी की 3 गुनी है मतलब x जो है वो दूसरी की 3 गुनी है, मतलब x बराबर 3y। ठीक है, ये जो x जो है ना, ये पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 3y, क्योंकि y के 3 गुने के बराबर है, तो x बराबर 3y। आगे समझ में? चलिए अब क्या करेंगे, इस 3y को इधर लाएंगे बाईं तरफ, तो हो जाएगा माइनस 3y। इधर क्या बचा आपका 0। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड, दूसरा। बन गया दो समीकरण। ठीक है, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट तो ये होता है आपको समीकरण बनाना होता है। अगर आपका समीकरण सही सही बन गया तो बड़े आराम से आप इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे और आपका मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको हल कीजिए। अब कीजिए इसको हल। पहला समीकरण आपका क्या निकला, x माइनस वाई बराबर 26। दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर 0। करेंगे इसको हल विलोपन विधि से। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका साइन चेंज करेंगे और ये कट जाएगा, तो x से x कटा, इसका माइनस y और प्लस 3y, मतलब 3y में एक y घटेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2y बराबर यहाँ हो जाएगा 26 और y बराबर क्या हो जाएगा 26 बटेगा 2, 2 से कटेगा 26 13 बार में, तो y कितना निकल गया आपका, y निकल गया आपका 13, मतलब दूसरी संख्या निकल गया 13। y किसको माने थे, दूसरी को, दूसरी संख्या को y माने थे ना, तो निकल गया 13। देखिए पहली संख्या कहाँ से निकालेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए x का मान निकालेंगे। x का मान किसी भी समीकरण में आप मान रख लीजिए। ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है, इस दोनों में से किसी में आपको y का मान रखना है। तो चलिए पहले में रख लेते हैं y का मान, x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर हो जाएगा आपका 26 प्लस 13, तो x बराबर हो जाएगा 39। ये निकल गया आपका दूसरी संख्या। आगे समझ में? चलिए ये भी बड़ा आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, पढ़िए इसको। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, तो सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ संपूरक कोण होता क्या है। जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 मिले, ठीक है, जैसे कि 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री जोड़ने पे कितना मिलेगा आपको 180 डिग्री, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएगा, संपूरक कोण। ठीक है, जब दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री 180 अंश प्राप्त हो तो क्या होगा आपका संपूरक कोण। ठीक है ना, समझ में आ गया संपूरक कोण। तो ये संपूरक कोण आपका कुछ भी हो सकता है, आपका ये हो सकता है 110 डिग्री और 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का संपूरक कोण 110 डिग्री, 110 डिग्री का संपूरक कोण 70 डिग्री। ठीक है ना,
आगे समझ में संपूरक कोण, जब दो कोणों को जोड़ने पर आपको 180 डिग्री प्राप्त हो ना, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, संपूरक कोण होगा। तो ये देखिए अब सवाल पे आइए, देखिए क्या बोला है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, इसमें एक बड़ा है एक छोटा है, और जो आपका बड़ा वाला कोण है छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है, कर लेंगे इसको ज्ञात। सबसे पहले मानना है आपको, मान लीजिए, माना बड़ा कोण बराबर x, छोटे कोण को मान लीजिए। अब देखिए, अब यहां पर देखिए प्रश्न से क्या बोला है प्रश्न में, बड़ा जो है ना, बड़ा किसको माने, x माने, बड़ा कोण x माने, तो x जो है आपका वो छोटे से, किससे, छोटे से, छोटा क्या हुआ है, इससे 18 अधिक है, तो बड़ा बराबर क्या हो जाएगा आपका y प्लस 18, ठीक है ना, 18 डिग्री ज्यादा है, तो x बराबर y प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ये x जो है, x को बड़ा कौन माने, और बड़ा कौन क्या है आपका, छोटे से, छोटा क्या माने, y से 18 अधिक है। समझ में आ गया, तो ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे x, y इधर आएगा, आपका हो जाएगा माइनस y बराबर 18। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब दिमाग लगाइए, दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, लगाइए, चलिए दिमाग लगाइए, दूसरा समीकरण कैसे बनेगा। दूसरा समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, संपूरक कोण, दोनों कोण का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। कीजिए इसको सॉल्व विलोपन विधि से, आपका x और y का मान निकल के आएगा, छोटा बड़ा कोण पता चल जाएगा। देखिए यहाँ माइनस वाई प्लस वाई, इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x बराबर 180 प्लस 18 आपका हो जाएगा 8 1 9, 198, x बराबर आपका हो जाएगा 198 बटेगा 2, 2 से कटेगा 198, 2 9 18, 2 9 18, तो x का मान निकल गया आपका 99 डिग्री, मतलब बड़ा कौन निकल गया 99 डिग्री। तो छोटा कौन क्या होगा आपका, छोटा कौन क्या निकलेगा आपका, संपूरक कोण में एक कोण आपका निकल गया 99 डिग्री। तो दूसरा कोण निकालने के लिए आपको y का मान निकाल लेना है, या तो समीकरण 1 में मान रखिए या तो समीकरण 2 में मान रखिए, आपका मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आप जो करेंगे यहाँ पर सारा आपको लिख के दिखाना है। तो x का मान तो यहाँ पर निकल गया है, x की जगह रखेंगे 99 माइनस वाई बराबर 18, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 18, और 99 को उस तरफ लेके जाएंगे माइनस 99, तो माइनस वाई बराबर, देखिए छोटे में बड़े को घटा रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा, उसके बाद आप घटाइए, इसमें 9 में 8 जाएगा आपका 1, 9 में 1 घटेगा तो 7, माइनस से माइनस कटेगा 71 डिग्री, तो y का मान क्या निकल गया यहाँ से 71 डिग्री। छोटा कौन 71 डिग्री, बड़ा कौन 99 डिग्री, ठीक है ना। आगे समझ में, देखिए अगला सवाल पढ़िए, क्या बोला गया यहाँ पर, सवाल को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ये भी सवाल आसान सा है, सवाल दिखने में बड़ा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ के समझ लेंगे ना तो ये भी आसान ही है, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझिए। सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ के समझाता हूँ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपया, ठीक है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सवाल समझ में आ गया, चलिए इसको करके बताते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एक भाड़ा है, एक टैक्सी का एक नियत भाड़ा है, एक मतलब फिक्स भाड़ा है, मतलब अगर आप टैक्सी में बैठ रहे हो तो आपको उतना देना ही देना पड़ेगा, मतलब कुछ फिक्स किया होगा वो भाड़ा यहाँ पर देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त जितना किलोमीटर चलोगे उसका अलग से भाड़ा लगेगा। तो मान लेंगे
सबसे पहले इसमें क्या मान लेंगे, इसको मान लीजिए माना नियत भाड़ा, जो फिक्स भाड़ा है, माना नियत भाड़ा x रुपया है, माना नियत भाड़ा x रुपया है, नियत भाड़ा को मान लिया x रुपया है, और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, यहाँ लिखेंगे प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा मान लेंगे y रुपया। ठीक है, नियत भाड़ा को मान लिया x रुपया है और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा मान लिया y रुपया है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न से, अब प्रश्न में जो बोला गया है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण बनाएंगे। 10 किलोमीटर देखिए यहाँ पर चला गया है, 10 किलोमीटर मतलब अतिरिक्त चला गया, उसके लिए इसको भाड़ा कितना लग रहा है, 105 रुपया। मतलब पहला समीकरण देखिए कैसा बनेगा, नियत तो लगेगा x रुपया जो नियत भाड़ा है वो तो लगेगा, साथ में 10 किलोमीटर जो चला है इसका अलग से लगेगा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माने y, मतलब 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपया। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा 10y, तो x प्लस 10y दोनों मिला के इसको कितना लग रहा है 105 रुपया, बराबर 105। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। आया समझ में? देखिए अब दूसरा समीकरण देखिए कैसा बनेगा, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो देखिए यहां भी x तो उसको लगेगा क्योंकि x तो फिक्स है, साथ में 15 किलोमीटर जो अतिरिक्त चला गया है इसका लगेगा अलग से भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा माने y, तो 15 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा 15 गुना y, दोनों मिला के नियत प्लस अतिरिक्त दोनों मिला के कितना लग रहा है 155, तो बराबर 155। ये हो गया समीकरण सेकंड। आगे समझ में बन गया दोनों समीकरण, करेंगे इसको सॉल्व और मान निकल जाएगा। साइन चेंज कीजिए, यहाँ पर यहाँ भी प्लस एक्स है, यहाँ भी प्लस एक्स है, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, एक्स से एक्स कटेगा, यहाँ 10y है, यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ भी -15 हो जाएगा आपका, 10y माइनस 15y, मतलब छोटे में बड़े को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -5y, बराबर 105 घटाओ 155, तो छोटे में बड़े को घटा रहे हैं तो एक तो साइन तो होगा माइनस का, फिर घटाइए 155 105 घटाइए 0 5 50 हो गया, ये माइनस से माइनस गया, तो आपको y बराबर क्या हो जाएगा 50/5, 5 से कटेगा 50 10 बार में, तो आपको y का मान क्या निकल गया 10, और y किसको माने थे अतिरिक्त, ठीक है अतिरिक्त भाड़ा को, y किसको माने थे अतिरिक्त भाड़ा को, तो y का मान निकल गया 10 रुपया। तो अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर कितना है 10 रुपया प्रति किलोमीटर, मतलब उसको 1 किलोमीटर जाने का लगेगा अतिरिक्त 10 रुपया। ठीक है, अब नियत भाड़ा का मान निकाल लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लेंगे इसको समीकरण 1 में, तो यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस y का मान क्या निकला 10 बराबर 105, x प्लस 10 धन 100, तो उधर आपका 105 में 100 घटेगा तो हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है, निकल गया, तो ये आपका 5 रुपया निकल गया नियत भाड़ा, और 10 रुपया आपका निकल गया। ठीक है, चलिए तो फिर नोट कीजिए, आसान सा सवाल था ये भी, बस आपको इसको समझना था सवाल को और समीकरण बनाना था, सॉल्व करना था। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए, ये है भिन्न वाला सवाल, और ये पिछले बार एग्जाम में 2021 में पूछा गया था, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। मैं इसमें आपको जितने भी सवाल करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको ध्यान से समझना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बस हर में 2 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है जिसके अगर अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या बोला है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको करवाया भी था, तो चलिए फिर से देखिए इसको, क्या बोला गया यहाँ पर भिन्न ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भिन्न, और भिन्न होता क्या है अंश बटे हर, क्या होता है भिन्न, आपका भिन्न होता है अंश बटे हर। ठीक है,
तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको अंश निकालना पड़ेगा और हर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मानना क्या है, अंश और हर मानना है। मान लेंगे, माना अंश x है और हर y है। अंश और हर x और y मान लिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोला है यहां पर, अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो देखिए, अंश और हर x और y मान लिए, तो यहां पर भिन्न क्या बनेगा, भिन्न बनेगा आपका x बटा y, क्योंकि x को माने यहां पर अंश और y को माने हर, तो अपना भिन्न क्या हो जाएगा, x बटेगा y, ठीक है। अब देखिए बोला है दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 2 जोड़िए और हर में भी 2 जोड़िए, तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो बराबर का 9/11 कीजिए, इसको कीजिए सॉल्व, आपको मिलेगा पहला समीकरण। कीजिए इसको, 11 क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसको, 11 गुना एक्स, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 गुना y, 9y प्लस 9 दूनी 18, यहाँ हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y बराबर 18। इस 22 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 22 होगा आपका, तो आपको यहाँ से समीकरण बनेगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, मतलब छोटे में बड़े को घटाएंगे तो -4। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, निकल गया आपका पहला समीकरण, ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। चलिए अब दूसरा समीकरण निकालने के लिए आगे पढ़िए क्या बोला है। आगे बोला है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अच्छा इस बार बोला है कि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो चलिए इस बार दोनों में 3 जोड़ने बोला है तो 3 जोड़ेंगे, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने बोला है ना, तो अंश और हर इस बार दोनों में 3 जोड़ने बोला जा रहा है, दोनों में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है भिन्न, आपका भिन्न हो जाती है 5/6 हो जाती है। कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है, तो बराबर 5/6 कर देंगे। इसको करेंगे सॉल्व, कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको, 6 गुना x, 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 गुना y, 5y प्लस 5 गुना 3 15, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस 5y को बाईं तरफ लाएंगे, x माइनस 6x माइनस 5y बराबर 15, इस 18 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा आपका, क्योंकि चर वाला एक साथ रखेंगे और अचर पद को एक तरफ कर लेंगे। 15 माइनस 18 छोटे में बड़े घटाएंगे तो -3 होगा, ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। आ गया समझ में, दोनों समीकरण मिल गया, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण को सॉल्व करना है आपको विलोपन विधि से, आपका मान निकल जाएगा अंश और हर का, ठीक है ना। कर लेंगे इसको आप, तो चलिए फिर x और y का मान निकालना है, तो x माने अंश को तो यहाँ रखना है, और y का मान निकालना है वो हर माने है y को तो यहाँ रखना है, आपको भिन्न मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको खुद से आपको कर लेना है। अगला देखिए, देखिए क्या बोला गया, अगला आयु संबंधित प्रश्न आ गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है। जितना जितना इस वीडियो लेक्चर में आपको करवाऊंगा मैं, सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारा पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना है। पढ़िए सवाल को, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहले पूरा सवाल पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद इसका समीकरण बनाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। पहले सवाल पढ़ के समझेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान आयु। और किसके किसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, एक तो बोला गया है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है ना। तो चलिए फिर करते हैं इसको, आपको ज्यादा समझ में आएगा।
सबसे पहले आपको सवाल कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना है, उसके बाद तभी आपको समीकरण बनाने की तरफ ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या पूछा है यहाँ पर, लास्ट में देखिए क्या पूछा, उसकी वर्तमान आयु क्या है, किसकी, किसकी, एक जैकब की और एक जैकब के पुत्र की, ठीक है ना। तो मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। क्या मान लेंगे, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए इतना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार, अब जो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार चलेंगे। क्या बोला गया यहाँ पर, पहले 5 वर्ष पूर्व, ये कौन सी आयु माने, वर्तमान आयु माने, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की वर्तमान आयु x, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 वर्ष बाद है, पहले 5 वर्ष बाद है ना, देखिए यहाँ पर 5 वर्ष बाद, तो जैकब की वर्तमान आयु माने x, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x + 5, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, y + 5, और ये आयु जैकब की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब जो है ना पुत्र से 3 गुनी है, तो x + y बराबर 3 गुना y + 5 कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि x + 5 किसका आयु है, जैकब का आयु है, और y + 5 उसके पुत्र का आयु है, और ये जो आयु है x + 5 जो है आपका, उसके ये पुत्र से 3 गुना है, तो यहाँ पर 3 गुना कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिलेगा आपको पहला समीकरण, 3 गुना y, तो 3y + 5 किया 15, x - 3y, इस 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 15 - का 5 हो जाएगा आपका, x - 3y बराबर 15 में 5 घटेगा आपका हो जाएगा 10। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना, बन गया आपका पहला समीकरण। देखिए दूसरे समीकरण के लिए, देखिए आगे पढ़िए, अगला दूसरा समीकरण बनाने के लिए आगे पढ़िए, देखिए क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अच्छा, अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या हो जाएगा, अगर वर्तमान आयु x है तो 5 घटाएंगे 5, बराबर में ये आयु जैकब की आयु है, और पुत्र के आयु की, पुत्र का 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगा, y - 5, 7 गुना है। कौन 7 गुना है, जैकब का आयु 7 गुना है, किससे, उसके पुत्र से, तो x - 5 बराबर 7 × x, y - 5 कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आपको दूसरा समीकरण मिल जाएगा, 7 गुना y, तो 7y - 7 बचे 35, x - 7y, 7y को इधर लाएंगे, अब बराबर इस 5 को उधर भेजेंगे तो -35, और -5 है उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका +5, तो x - 7y बराबर -35 + 5 आपका क्या हो जाएगा, -30। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला समीकरण और ये है आपका दूसरा समीकरण, दोनों को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से और यहाँ आपका मान निकल जाएगा। यहाँ मैं बार बार विलोपन विधि इसलिए बोल रहा हूँ ताकि विलोपन विधि से सॉल्व करना आपके लिए आसान होता है। और अगर परीक्षा में ऐसा दिया जाए कि वर्ज गुणन विधि से कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, तो आपको उसी विधि से करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा रहे तब आपको अपनी मर्जी से जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से कर देना है, ठीक है ना। देखिए क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो इसका साइन चेंज करेंगे और ये कट जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो एक्स से एक्स कटेगा और यहाँ वाई घटेगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 4y। अब बराबर यहाँ -30 है तो यहाँ पर साइन चेंज किया तो +30 हो जाएगा आपका, और 30 10 40, 4 से कटेगा 40 आपका 10 बार में, तो y का मान निकल जाएगा आपका 10 वर्ष। और y किसका आयु माने थे, y माने थे पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र का वर्तमान आयु क्या निकल गया 10 वर्ष, ठीक है। तो जैकब की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, ये है आपका पहला समीकरण, ये है आपका दूसरा समीकरण,
तो किसी में मान रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे कि y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख देंगे यहाँ पर y का मान x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना निकल गया है 10। और इधर बराबर में भी 10 है। x माइनस 10 तिया 30 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 30 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपको प्लस 30। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 30 प्लस 10 40 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया जैकब की आयु निकल गया, यही पूछा गया था। जैकब की वर्तमान आयु क्या माने थे x वर्ष, तो x का मान क्या निकला 40 वर्ष। तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, और वर्तमान आयु ही पूछा गया था। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, निकल गया। चलिए तो फिर चलिए अगला देखिए, ये भी आयु संबंधित सवाल है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब यहाँ भी वर्तमान आयु पूछा गया है ना। चलिए, अगर आपको पिछला सवाल आयु वाला समझ में नहीं आया तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो सवाल पढ़िए 2 बार, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, अगर आपको पिछला सवाल समझ में नहीं आया तो इस सवाल आपको निश्चित ही समझ में आएगा, बशर्ते आप सवाल को पढ़िए और सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे मान रहे हैं। ठीक है ना, तो लास्ट में देखिए पूछा गया है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, वही मान लेंगे x मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु x मान लीजिए, और सोनू की मान लेंगे, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु मान लेंगे y वर्ष है। ठीक है ना, आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जो बोला गया है उसके हिसाब से यहाँ पर समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, पहले बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, तो कीजिए दोनों के आयु को 5 वर्ष पूर्व जाइए लिखिए। तो वर्तमान आयु है नूरी का x, तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा मतलब x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू का 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, और ये है नूरी की आयु, तो नूरी की आयु सोनू की आयु क्या थी 3 गुनी थी, तो यहाँ पर गुना 3 कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। x माइनस 5 बराबर 3 गुना y, 3y माइनस 5 दिया 15, 3y को इधर लाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा आपका, बराबर माइनस 15, इस माइनस को इधर लाएंगे प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 तो माइनस 10 हो जाएगा आपका। देखिए बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना, पहला समीकरण मिल गया आपको। देखिए दूसरा समीकरण बनाने के लिए आगे का स्टेटमेंट पढ़िए, 10 वर्ष पश्चात। अच्छा, अब जो बात यहाँ पर हो रहा है 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष के बाद की बात हो रही है। 10 वर्ष पश्चात करेंगे, वर्तमान आयु है x, तो 10 वर्ष पश्चात मतलब x प्लस 10, दोनों के आयु को 10 वर्ष पश्चात लेके जाइए। कर दिए 10 वर्ष पश्चात, आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। अच्छा, ये नूरी की आयु है ना 10 वर्ष पश्चात, इससे दुगुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 गुना कर देंगे। ये x प्लस 10 है आपका नूरी की आयु, और y प्लस 10 था आपका सोनू की आयु, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाती है, ये x प्लस 10 क्या हो जाता है यहाँ पर 2 गुना, किसका 2 गुना, सोनू का 2 गुना, तो यहाँ 2 गुना कर दिए। तो x प्लस 10 बराबर 2 गुना y, 2y प्लस 10 दूनी 20, x इस 2y को इधर लाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा आपका, बराबर इधर क्या है 20 है, और 10 को भी इधर भेजेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 20 में 10 घटेगा आपका,
10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड। दोनों को सॉल्व कीजिए आप, तो आपको नूरी और सोनू की आयु का पता लग जाएगा। ये पहला समीकरण है और x माइनस 2y बराबर 10 ये आपका दूसरा समीकरण है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बस आपको साइन चेंज करना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कटेगा माइनस 3y और यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 2y, तो माइनस 3y प्लस 2y माइनस y बराबर, यहाँ माइनस 10 है, यहाँ भी माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कटेगा आपका, तो y का यहाँ पर क्या मान निकल के आ जाएगा आपका 20 वर्ष। और y किसकी आयु माने हैं? सोनू की आयु माने हैं, तो सोनू की आयु क्या निकल गया? 20 वर्ष। ठीक है, और नूरी की आयु निकालने के लिए आप समीकरण फर्स्ट में मान रखिए, ये 20 रखिए मान यहाँ पर y की जगह पे, x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस 10, x 3 गुना 20 तो माइनस 60 हो जाएगा आपका, माइनस 60 को उधर भेजेंगे तो माइनस 10, इधर 60 माइनस में है, इधर आके आपका प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 50 वर्ष। तो नूरी की आयु क्या निकल गया? 50 वर्ष निकल गया। और ये पूछा भी था कि नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, और निकल गया। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहाँ पर ये पूछा था ना, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, निकल गया। सोनू की आयु है 20 वर्ष और नूरी की आयु है 50 वर्ष। इस सवाल को पढ़िए, देखिए सबसे पहले सवाल पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, फिर आपको करवाते हैं। देखिए सवाल में क्या है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है ना, मीना गई बैंक पैसे निकालने, कितने पैसे निकालने गई? 2000 निकालने गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा गया। अच्छा, वो कितने रुपये की नोट मांगी? एक तो मांगी कि हमको 50 रुपये का नोट दीजिए और 100 रुपये का नोट दीजिए, इसके अलावा और कोई नोट नहीं चाहिए हमको। ठीक है भाई, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की। अच्छा, मीना को 50 और 100 रुपये के टोटल कुल मिला के 25 नोट प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है ना, चलिए तो फिर मान लेते हैं कि माना 100 रुपये के नोटों की संख्या x है। ठीक है, 100 रुपये की नोटों की संख्या x मान लेते हैं, x है। 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। ठीक है ना, 100 रुपये नोटों की संख्या मान लिया x है और 50 रुपये के नोटों की संख्या y है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न से 100 रुपये नोटों की संख्या कितना माने? x, तो हो जाएगा आपका 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 50 रुपये नोटों की संख्या y, तो प्लस 50y। अब बराबर दोनों मिला के कुल कितना रुपया निकाला गया यहाँ पर? 2000, तो बराबर जाएगा यहाँ पर 2000। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, अगला समीकरण देखिए कैसे बनेगा। 100 रुपया और 50 रुपया दोनों मिला के कुल कितना नोट है आपका? 25 नोट प्राप्त किए, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। आया समझ में? चलिए तो फिर कीजिए इसको हल, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, गुना कीजिए। यहाँ पर 100x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ से 100 से गुना कीजिए, यहाँ भी 100 आ जाएगा, 100x आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 100x आ जाएगा, यहाँ पर 100y आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2500, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2500 और यहाँ आपका आ जाएगा 100x और यहाँ आपका आ जाएगा 100y और यहाँ 2500। अब साइन चेंज कीजिए, इसका बदलिए, इसका साइन, 100x 100x कट जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर 50y अब माइनस 100y, तो माइनस 50y बराबर 2000 में माइनस 2500, मतलब छोटे में बड़ा को घटाएंगे तो माइनस 500 आ जाएगा यहाँ पर। ये माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर आपका हो जाएगा 500 बटेगा 50, ये 0 से 0 कटेगा, 5 × 50, तो y का मान निकल गया आपका 10, मतलब 50 रुपये की नोटों की संख्या निकल गया 10। y किसको माने हैं? 50 रुपये के नोटों की संख्या माने हैं, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या निकल गया, नोटों की संख्या 10 मान रखिए आप। x प्लस वाई क्या था यहाँ पर? 25,
तो x प्लस वाई बराबर 25, दोनों मिला के कुल 25 नोट, और y का मान निकल गया आपका 10, तो x का मान निकल जाएगा आपका 15। 25 घटा 10 बराबर 100 रुपया की नोटों की संख्या, 100 रुपया नोटों की संख्या 15 नोट। ठीक है ना, आगे समझ में, यही पूछा था यहाँ पर। तो 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त हुए, तो 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त हुए, 10 नोट प्राप्त हुए, और 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ आपको नीचे लिख देना है 50 रुपये नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपये नोटों की संख्या बराबर 15। ठीक है ना, वो आपको खुद से लिख लेना है। आगे समझ में, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल देखिए, किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। अच्छा, 3 दिन तक एक नियत किराया है, फिक्स है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक पुस्तकालय, समझिए इस प्रश्न को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय से अगर आप वहां पर पुस्तक अगर निकाला जा रहा है तो 3 दिन का फिक्स किराया है। कितने दिन का किराया फिक्स है, 3 दिनों का किराया वहां पर फिक्स है। 3 दिन का एक किराया बांध दिया है कि मतलब इतना ही लगेगा। 3 दिन से ज्यादा जैसे दिन पुस्तक रखा जा रहा है तो उसका अलग से किराया लग रहा है। ठीक है, उसका लग रहा है किराया अलग से। तो यहाँ पर सरिता जो है ना, सरिता किताब को रखती है 7 दिनों तक, तो 7 दिनों में उसको 3 दिन का तो लगेगा फिक्स किराया, प्लस 4 दिन का उसको लगेगा एक्स्ट्रा किराया। ठीक है, उसके बाद देखिए, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा। सुशी ने पुस्तक कितने दिनों तक रखा, 5 दिनों तक। तो 5 दिनों में 3 दिन तक तो सुशी को एक फिक्स लगेगा, अब बाकी प्लस में 2 दिन का उसको लगेगा एक्स्ट्रा अलग से। तो यहाँ पर पूछा क्या है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछा गया है। चलिए तो फिर इसको करते हैं सॉल्व, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आगे सवाल समझ में, चलिए ये भी आसान है। आपको सवाल भले ही यहाँ पर बड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो लगेगा कितना छोटा सवाल था, आसान सवाल था। किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछा गया है, तो इसी को एक्स और वाई मान लेंगे। तो माना नियत किराया, एक्स रुपया है। ठीक है, नियत किराया मान लिया एक्स रुपया है, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया मान लेंगे वाई है। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर वाई रुपया है। ठीक है, नियत किराया मान लिया एक्स रुपया है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया मान लिए वाई रुपया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, 7 दिन तक सुशी सरिता का देखिए, सरिता कितने दिन तक पुस्तक रखती है, 7 दिनों तक। ठीक है ना, तो सरिता को देखिए यहाँ पर 3 दिन तो किराया लगेगा एक्स रुपया, क्योंकि 3 दिन तक यहाँ पर नियत किराया है। ठीक है, 3 दिनों का यहाँ पर नियत किराया है, 3 दिनों तक तो नियत किराया लगेगा। 7 दिन तक पुस्तक रखती है ना, 7 दिनों तक, 7 दिनों में से 3 दिन उसको लगेगा एक फिक्स किराया बांधा हुआ। तो फिक्स किराया, नियत किराया मैंने क्या माना है, एक्स माना है, तो 3 दिन तक तो उसको लगेगा 7 दिनों में एक्स रुपया। ठीक है, 7 दिनों में 3 दिन तक तो उसको लगेगा एक्स रुपया, अब बाकी कितना बचा, 4 दिन लगेगा उसको अलग से किराया। तो अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया मैंने क्या माना है, वाई, तो एक दिन का किराया वाई, तो 4 दिन का 4 वाई। अब बराबर कितना दे रही है वो, 27 रुपया अदा किए, तो बराबर 27। नियत किराया प्लस अतिरिक्त दिन का किराया दोनों मिला के कितना अदा करिए, 27 रुपया, तो बराबर 27। समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया सरिता का। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। अच्छा, सुशी का देख लीजिए, सुशी को एक्स तो लगेगा, एक्स कितने दिन का लगेगा आपको, 3 दिन का, क्योंकि 5 दिन किताब रखी है, 5 दिनों में 3 दिन का लग जाएगा एक्स, प्लस बाद बाकी जो 2 दिन
रख रही है वो, उसका लगेगा 2y, क्योंकि एक दिन का अतिरिक्त किराया माने है y, तो 2 दिन का 2y, और दोनों मिला के उसको कितना देना पड़ रहा है, 21 रुपया, तो बराबर 21। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। ठीक है ना। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और आपका मान निकल जाएगा नियत किराया का और अतिरिक्त किराया का। x + 2y बराबर 21, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। देखिए यहाँ साइन चेंज करना है, आपका ये कट जाएगा x, 4y में 2y घटेगा, आपका हो जाएगा 2y, 27 में 21 घटेगा, आपका हो जाएगा कितना 6, 2 से कटेगा आपका 6 3 बार में, y का मान निकल गया 3 रुपया। ठीक है, तो अतिरिक्त किराया कितना निकल गया, 3 रुपया। नियत किराया निकालिए। नियत किराया के लिए समीकरण में मान यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको प्रॉपर तरीके से एग्जाम में लिखना है। ठीक है ना, बराबर 27, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 4 × 12 बराबर 27, x बराबर हो जाएगा 27 - 12, x बराबर क्या हो जाएगा 27 में जब 12 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15, तो नियत किराया यहाँ पर क्या निकल गया, 15 रुपया। ठीक है ना। चलिए तो फिर आगे समझ में। चलिए तो ये भी आसानी था, बस आपको थोड़ा सा इसका लैंग्वेज समझना होता है। ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको सवाल पढ़ के उसका लैंग्वेज पकड़ना होता है। इस भाषा को, लैंग्वेज को अगर आपने पकड़ लिया तो फटाक से ऐसे चुटकियों में आप इसका समीकरण बना लेंगे। ठीक है ना, अगर आपका समीकरण गलत बनेगा तो सवाल ही गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से समीकरण बनाना है, क्या बोल वो आपको ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सवाल भी होता है कंप्लीट, और आपका ये लास्ट सवाल रह गया, एक सवाल और रह गया। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर खत्म कर देंगे, और आपको मैंने इंपॉर्टेंट जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल बनता है तो वो आपको करवा दिए। लास्ट सवाल को देखिए ध्यान से, क्या बोला गया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास, छात्रावास मतलब स्टूडेंट के रहने का वास। ठीक है, छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है ना, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। अच्छा, पिछले सवाल की तरह है, पिछले सवाल में जैसे एक भाड़ा नियत था और एक इस पे डिपेंड करता था आगे के लिए, तो यहाँ भी देखिए सेम पिछले सवाल की तरह है कि मासिक में, छात्रावास के मासिक व्यय में एक भाग तो नियत है, फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। अच्छा, बाकी एक्स्ट्रा खर्चा कि कितने दिन छात्र ने खाना खाया वो अलग से खर्च लगेगा। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन तक भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। ठीक है ना, जबकि एक विद्यार्थी जो बी है 26 दिनों तक भोजन करता है और कितना उसको खर्च देना पड़ता है, 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आसान सा सवाल है, इसमें भी एक नियत है और एक अतिरिक्त है। तो नियत को आपको मान लेना है x और अतिरिक्त को मान लीजिए y, या तो नियत को ही आप y मानिए, अतिरिक्त को x मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए कीजिए इसको सॉल्व। लिखिए यहाँ पर हल। मान लीजिए, माना छात्रावास का नियत खर्च, यहाँ पर व्यय लिखा है ना, व्यय मतलब होता है खर्च। ठीक है, नियत खर्च मान लीजिए, नियत खर्च x रुपया है, अतिरिक्त प्रतिदिन अतिरिक्त ना, यहाँ पर देखिए प्रतिदिन अतिरिक्त, क्योंकि जितना दिन अलग से खाना खाएगा उसको अलग से यहाँ पर देना पड़ेगा। मान लिए छात्रावास का नियत खर्च मान लिए x रुपया है और प्रतिदिन अतिरिक्त खर्च मान लिए y रुपया है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार। कितना दिन भोजन करता है वो, एक छात्र ए जो है कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन तक खाना खाता है। ठीक है, तो उसको कितना खर्च देना पड़ता है, 1000 रुपये देना पड़ता है। ए को x तो लगेगा क्योंकि वो नियत है, फिक्स है वो, प्लस में एक दिन के खाने का उसको लगेगा y रुपया, तो 20 दिन खाना खाया है तो उसको लग जाएगा 20y, और दोनों मिला के उसको कितना देना पड़ रहा है,
नियत प्लस 20 दिन का खाना दोनों मिलाकर उसको कितना देना पड़ा है 1000 रुपया, तो बराबर लिखेंगे 1000, समीकरण फर्स्ट। बी को, बी जो है, बी को देखिए यहाँ पर 26 दिन भोजन करता है और उसको कितना देना पड़ता है 1180 रुपया। अच्छा, बी को एक्स तो लगेगा क्योंकि एक्स तो फिक्स है रहने का, प्लस में एक दिन का खाने का खर्चा है आपका वाई रुपया, तो 26 दिन खाना खाया है तो 26 वाई, एक्स प्लस 26 वाई, दोनों मिला के कितना उसको पड़ रहा है 1180 रुपया। नियत और प्लस खाने का दोनों मिला के 1180 हो गया आपका समीकरण सेकंड। ये आपका बन गया दोनों समीकरण। आपको इसको विलोपन विधि से हल कर लेना है। यहाँ पर एक्स और वाई का मान निकाल लेना है। एक्स का मान निकलेगा वो आपका हो जाएगा नियत खर्च, और वाई का जो मान निकलेगा वो आपका हो जाएगा अतिरिक्त खर्च। इसी के साथ आपका ये सवाल हो जाएगा कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आपको सारा सवाल समझ में आया होगा। जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो फिर से पीछे कीजिए और वीडियो लेक्चर फिर से देखिए। जो जो सवाल समझ में नहीं आया वो वीडियो आप पीछे करके फिर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इतना तो गारंटी है कि इस बार के फाइनल पेपर में इससे रिलेटेड सवाल तो रहेगा। ठीक है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में 5 नंबर के जो सवाल बन सकते थे वो यही सारे सवाल थे, आयु संबंधित, भिन्न से संबंधित, और कुछ छोटे छोटे सवाल जैसे ये वाला, ये आपको 2 नंबर में इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये वाला सवाल जो देखिए 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ये सवाल 2 नंबर में इस टाइप का पूछा जा सकता है। और बाकी जितना मैंने आपको सवाल करवाया वो आपसे 5-5 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे इस टाइप का ये वाला सवाल हो गया, ये आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये भिन्न वाला सवाल, इस टाइप का सवाल पूछा गया था। ठीक है ना, हो सकता है कि भिन्न वाला सवाल, अंश और हर वाला, भिन्न निकालने वाला, ये आपको थोड़ा चेंज करके पूछ दे, लेकिन हो सकता है पूछेगा। और आयु तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयु संबंधित सवाल ये वाला, ये 5 वर्ष बाद आयु दुगुनी हो जाती है, फिर 5 वर्ष पूर्व आयु 7 गुनी थी, वर्तमान में ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है और ये सवाल 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से ये सारा सवाल, जितने मैंने आपको 10 सवाल करवाए ना, ये 10 का 10 सवाल आपको ध्यान से फिर से करना है। यही सारा इंपॉर्टेंट था दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाद बाकी कल करवाएंगे आपको, कोई और टॉपिक करवाएंगे कल आपको। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है, बाय।